अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आवाज आ रही है? तो कैसे हैं आप लोग? अब बारिश शरीर हो रही थी तो पानी बहुत खड़ा हुआ था। तो थोड़ा मुझे मार्जिन ऑफ टाइम दिया करें। मैंने एक क्लास से एक कॉलेज से उठ के यहाँ पे आना होता है अपने ऑफिस में क्लास करवाने के लिए। तो अक्सर मतलब इस तरह का खास तौर पे वेदर में थोड़ा मुझे मार्जिन दिया करें टाइम का। तो पानी भी बारिश पे टका गई हुई है, मजा आ गया। तो मैं बारिश में नहा नहीं पाया मेरा। ओह खैर, जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? शुरू करें। हम गालिबन 5:45 तक इसको लेके जाएंगे और आज हमने इसको वाइंड अप करने की पोजीशन पे पहुंचाना है। पहले ही हम 2 दिन पीछे चल रहे हैं। एक तो वैसे ही हम एक दिन लेट स्टार्ट हुए थे, एक दिन जो है वो फिर हमारा आई गेस वो जब मेरे ऑफिस में पानी आ गया था उस दिन से हमने ऑफ किया था, तो दो दिन ऑलरेडी पीछे जा रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा पेस अप करके चीजों को टेकअप करना है और इस संडे हमारा ये वाला भी ऑन चलेगा, इसको जरा हमने देखना है। सर 5 मिनट रुक जाए, मैं बर्तन धो रही हूँ। यार आपके बर्तन धुलते हैं तो मुझे क्यों बता रहे हो? अपने बर्तन पहले धो के बैठा करें। बर्तन धोने वाली है मोबाइल से। फिर मैं कुछ कहता हूँ, कहते हैं कि मैं भूल से कहता हूँ यार। ओके आइए, चले जी, स्टार्ट करते हैं। मुझे बस आवाज का बता दें, आवाज क्लियर है तो फिर हम इसको लेके चलते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगर आवाज क्लियर है। हाँ यार, ये नींद में मैंने बाल कटवा रही है तो ऐसे ही करते हैं। मैं तो गया था ट्रेड करवाने के लिए, गर्मी बहुत है बट पैसे कम पड़ गए तो उसने बाल थोड़े काट दिए। तो ना पेमेंट करता ट्रेड में ट्रेड कर देता। हो गया, सुन लिया, नहीं करवा लिया, मुझे मेरे खिलाफ कमेंट मेरे से करवा लिया, सुकून मिल गया। पढ़ लें। चले जी। कल हमने जो बातें डिस्कस की थी, कल वो सुपर इम्पोर्टेंट बातें थी जो हमने डिस्कस आउट की थी। वो क्या थी कि हमने देखा था कि जो हमारा इनपुट टैक्स है वो किस तरह से क्लेम होगा, वो हमने देखा था। और इनपुट टैक्स क्लेम अगर नहीं करते तो कितने पीरियड्स में होगा, वो हमने देखा था क्या होता है क्या नहीं होता। 6 टैक्स पीरियड्स में क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद देखा इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है, उनको हमने देखा था। फॉर एग्जांपल आपको इनवॉइस चाहिए, इनवॉइस के ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपका एनटीएन नंबर होना चाहिए। अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके हाथ में गुड्स डिक्लेरेशन जो है वो होना चाहिए। उसके अलावा हमने देखा था कि अगर आप ऑक्शन में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आपके नाम पे ट्रेड चालान जो है वो होना चाहिए। ये 3 चीजें जो है वो हमने कल डिस्कस आउट करी थी, याद है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि जब भी हमने इनपुट टैक्स क्लेम करना होता है? ये याद है कि नहीं याद? उसके बाद हमने इस रूल की एक्सेप्शन भी पढ़ी थी। और वो एक्सेप्शन क्या थी कि बिजली का बिल वाहिद है कि अगर आपके नाम पे बिजली का बिल नहीं है, आपका एनटीएन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन नहीं है,
आप स्टिल क्या कर सकते हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। ये भी हमने डिस्कस आउट किया था कि रेंटल प्रेमिसेस में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये भी हमारा हो गया था, डिस्कस हो गया था। उसके बाद हमने देखा था कि एक्रूवल बेसिस पे होता है, बिल जो है वो हमारे जो है रिसीव मतलब एक्चुअल पे होंगे तब, तो ये हमने अपना डिस्कस कर लिया था। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं पेमेंट करने की, कि पेमेंट्स हमने जो करनी है, रिमेंबर पेमेंट हमेशा किसके जरिए होनी चाहिए, थ्रू बैंकिंग चैनल हमने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। जब भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट आप सामान लेके आए हैं, खरीदारी करके आए हैं, तो आप क्या करेंगे, पेमेंट जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल करेंगे। और जिस बंदे ने सेल्स की हैं, जिस बंदे ने सामान बेचा है, उसने भी जो पैसे देने हैं, जो पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, थ्रू बैंकिंग चैनल ही करनी है। रिमेंबर एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस आउट कर लिया। लेकिन पेमेंट जो है, रिमेंबर अगर हम उधार पे सामान लेके आए हैं तो हमने 180 डेज के अंदर क्या करनी है, पेमेंट करनी ही करनी है। अगर हम 180 डेज में पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा इनपुट टैक्स जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। और पेमेंट जो है वो बिजनेस बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, और बिजनेस बैंक अकाउंट से करनी होती है, थ्रू क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं, बट वो बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। तो ये रिमेंबर सेक्शन जो है किसके लिए एप्लीकेबल है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर वो इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो उन्होंने पेमेंट किसमें करनी है, पेमेंट इन्होंने थ्रू बैंकिंग चैनल करनी है। जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर आप उनसे सेल्स करते हैं, अगर वो आपको कैश में पे करते हैं तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए ये है कि अगर वो आप कैश में पे करते हैं, आप उनसे कैश पकड़ के जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा देंगे। तो ये रूल है पेमेंट का, इसको हमने क्या करना है, याद रखना है। अब ये रूल ना न्यूमेरिकल्स में लाजमी टेस्ट होगा। न्यूमेरिकल्स में लाजमी मतलब इनपुट टैक्स एक वो एक्रूवल बेसिस पे क्लेम होने वाला है, और दूसरा जो है ये वाला रूल पेमेंट वाला, ये न्यूमेरिकल्स में लाजमी गिवन होगा, लाजमी टेस्टेड होगा। हमने क्या करना है, इसको देखना है, हमने इसको लेके चलना है। कैसे होगा, किस तरह से होगा, हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने परचेजेस किए हैं, मैं क्लास 645 से 650 लेके जाऊंगा, 645 650 पे वाइंड अप करूंगा। और अपने क्वेश्चंस वगैरह अगर रेलेवेंट है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। एज ऑफ नाउ मैं क्वेश्चंस वगैरह टेकअप नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे यहाँ पे फोकस करने दें। हम 2 दिन पीछे हैं, हमने अपने डेज कैचअप करके अपने शेड्यूल के साथ मिलना है। मैं जब कुछ सवाल पूछूं, मुझे आप लोगों ने रिस्पॉन्ड लास्ट में लेना है और टाइप करके। फॉर एग्जाम्पल, आप फेब के मंथ में गए, फेब के मंथ में आपने 1 लाख का सामान परचेज किया, 18% के हिसाब से आपने कितना इनपुट टैक्स इसके पर बनेगा, 18,000 का इनपुट टैक्स बनेगा, ऐसे ही होगा। और ये आपने सामान परचेज किया 5 फरवरी 2023 को। अगर आप ये सामान कैश पे करके आते हैं ना, या फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी पेमेंट जो है वो करके आते हैं, तो जिस साल आपने पेमेंट की है उस साल ही क्या करेंगे, हम इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे। ओके, मतलब जिस महीने पेमेंट की है उस महीने हम क्या करेंगे, इसका इनपुट टैक्स जो है वो क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। उस महीने इसका इनपुट टैक्स जो है वो हमारा क्लेम हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? जिस महीने हमने परचेज किया है उस महीने हमारा इनपुट टैक्स क्लेम हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यार मेरी आवाज आ रही है? हेलो? अच्छा, जिस आंसर में कि अगर आप फेब के महीने में इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए, अगर आप फेब के महीने में इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास जो नेक्स्ट 6 टैक्स पीरियड्स है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप उनमें जाके इस इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपके पास है, फेब में क्लेम नहीं कर पाए, मार्च में क्लेम कर ले, अप्रैल में क्लेम कर ले,
मई में क्लेम कर लें, जून में, जुलाई में, अगस्त में, ये टैक्स पीरियड है, इसमें क्लेम कर सकते हैं। अगर इसमें भी क्लेम ना कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा लैप्स हो जाएगा। हमने यही पढ़ा था, इसमें तो किसी किस्म की कंफ्यूजन तो नहीं है, एनी कंफ्यूजन बाय एनीवन नहीं है। अब हमने देखा है कि हम टैक्स क्लेम करने का तो हमें पता है। अगर हम उधार पे सामान लेके आए हैं, हमने ऑन क्रेडिट सामान लिया, ये हमने परचेजेस की है और ये हमने की है परचेजेस ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर अगर हम खरीद के लेके आए हैं, तो क्या इस महीने, जिस महीने मैंने उधार पे सामान लिया, क्या मैं ये वाला इनपुट टैक्स क्लेम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? द आंसर इज, मेरे हाथ में जब मैं सामान लेके आया, उन्होंने मुझे सामान डिलीवर किया, उन्होंने मुझे इनवॉइस पकड़ा दी, मेरी टाइम ऑफ सप्लाई भी है, वैल्यू सप्लाई भी है, इनवॉइस भी मेरे हाथ में है। मैंने क्या किया, मैंने फरवरी की जब रिटर्न जमा करवाई, फरवरी के महीने में ही क्या कर लिया, मेरा इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम हो जाएगा। उसी महीने में क्या करूंगा, मैं इस इनपुट टैक्स क्लेम कर लूंगा। क्या मैंने अभी तक इसकी पेमेंट की है? ये मैंने पेमेंट की है? द आंसर इज नो, ये मैंने पेमेंट नहीं की और ये मेरी क्या है, अभी तक लायबिलिटी है। रिमेंबर, अगर हमने पेमेंट नहीं की तो रूल है कि हम इनपुट टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। फेब के महीने की रिटर्न जमा करवाई, फेब के महीने का जो भी आउटपुट टैक्स था, उस आउटपुट टैक्स में से ये वाला इनपुट टैक्स मैंने लेस करवा लिया होगा, मुझे इन्होंने अलाउ कर दिया होगा। लेकिन अब मुझे पेमेंट के लिए वो टाइम दे देंगे। वो टाइम क्या होगा कि डेट ऑफ इनवॉइस के बाद मेरे पास 180 डेज है कि मैंने पेमेंट करनी है। अगर मैं 180 डेज में पेमेंट कर दूंगा तो कोई मसला नहीं है, जो मैंने फरवरी के महीने में इनपुट टैक्स क्लेम किया था, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अब देखिए 180 डेज काउंट करनी है और ये उस दिन से काउंट होंगे, तो हमारे पास फैक्टर कितने दिन आ जाएंगे? फेब का 5 शुरू करना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 कितने बनेंगे? 15 और 9, 24 दिन बनेंगे जिसके फेब के बनेंगे, बिकॉज जिस दिन की इनवॉइस है वो भी हम काउंट करेंगे। फिर मार्च के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन, अप्रैल के आ जाएंगे हमारे पास 30 दिन, मई के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन, जून के आ जाएंगे हमारे पास 31 दिन, जुलाई के हमारे पास आ जाएंगे 31 दिन। जरा सम करें, 180 पूरा होते अगस्त में कोई डे फॉल कर रहे हैं? तो यार जून के 30 दिन लिखे हुए, क्या हो गया है डोरा? ठीक है, 3 अगस्त भी आएगा ना? 3 अगस्त, 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2023 को क्या होगा हमारा, 180 डेज पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही है। अगर मैं, ये जो मैंने इनवॉइस ली है, ये जो मैंने उधार पे सामान लिया था, ये वाला 5 फरवरी को उधार पे सामान लिया, किस तारीख को? 5 फरवरी को उधार पे सामान लिया, फरवरी के महीने में इनपुट टैक्स क्लेम कर ली है, पेमेंट करने की लास्ट डेट मेरे पास क्या है, 3 अगस्त है। 180 दिन में 30 अगस्त तक इसका लास्ट डेट जिस पे मैंने क्या करनी है, पेमेंट करनी। गॉट इट? अगर मैं 3 अगस्त तक पेमेंट कर दूं तो देयर विल बी नो मसला, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। मैंने इनपुट टैक्स क्लेम किया था, कर लिया, पेमेंट टाइम में हो गई, ठीक है। लेकिन अगर 3 अगस्त गुजर गई और स्टिल मैंने पेमेंट नहीं की, तो फिर क्या होगा? मैंने वायलेशन की है। अब वायलेशन की है तो जिस महीने में वायलेशन होगी, अगस्त के महीने में, ये जो इनपुट टैक्स मैंने फरवरी में क्लेम किया था,
वो क्या हो जाएगा, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, एड बैक कर दिया जाएगा। कहेंगे भाईजान आप फरवरी में इसको क्लेम करके आए थे, आप फरवरी में इसको क्लेम करके बैठे हुए थे, हमने आपको मौका दिया था 180 दिन में पेमेंट करनी है, आपने नहीं की, ठीक है कोई मसला नहीं, तुमने अपनी कर ली, अब हम अपना करेंगे। क्या करेंगे, अगस्त के महीने में वो 18,000 रुपया जो आपने फेब में क्लेम किया था, फेब में एज इनपुट टैक्स लेस करवाया था, वो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ करवा दिया जाएगा। इसको हम इनएडमिसिबल के तौर पर क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। ये वाला पॉइंट भी पेपर में टाइम बार्ड और टाइम पेमेंट जो है वो लाजमी आती है। गॉट इट। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये टाइम के लिए हो गया हमारा लाजमी कि पेमेंट जो है होनी चाहिए थ्रू बैंकिंग चैनल और पेमेंट विद इन 180 डेज। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको इसके ऊपर नहीं क्लेम मिलेगा। हाँ, पेमेंट जो है वो कैश में, आप 50,000 तक की पेमेंट कैश में कर सकते हैं। 50,000 से ऊपर की पेमेंट जो है वो हमेशा थ्रू आपने बैंकिंग चैनल ही करनी है, हमेशा। 50,000 तक की पेमेंट कैश में अलाउ है, 50,000 से ऊपर की पेमेंट जो है वो हमेशा थ्रू बैंकिंग चैनल ही करनी है। और जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं वो जितने मर्जी हो आप कैश में पे कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको डिसअलाउ नहीं करते होते। और अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की है और वो आपको कैश में पे करता है तो हम आपको नहीं रोकेंगे, आप उससे कैश ले लें और बाद में जाके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा लीजिएगा। तो ये सारे प्रोविजन थी। अच्छा, अब हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल तो करनी है, लेकिन अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं तो वो अगर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा और ना आप बाज आ रहे हैं, तो क्या किया है इन्होंने, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करने पे क्या कर दी है, लिमिट्स लगा दी। क्या कर दी है, लिमिट्स लगा दी है कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को इस लिमिट्स तक सप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा सप्लाई आप इनको नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप सप्लाई नहीं कर सकते। वो लिमिट क्या है कि आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ उसको एक महीने में 10 मिलियन तक और एनुअल टोटल जो है वो 100 मिलियन तक की सेल्स कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर सेल्स की जाएंगी तो उससे रिलेटेड जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसको कतई क्लेम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को एक महीने में सेल कर दी है 15 मिलियन की, आपको अलाउ कितनी है, आपको अलाउ 10 मिलियन की है, आपने एक्स्ट्रा कितना सेल किया है, 5 मिलियन का। तो इस 5 मिलियन की सेल से जो रिलेटेड इनपुट टैक्स होगा वो आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप नॉन कंप्लायंस नहीं करते तो जो भी इनपुट टैक्स है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। रिमेंबर ये एक्सेप्शन है कि ये इस रूल की एक्सेप्शन है कि इन लोगों को जो मेंशन किए गए हैं इनको आप विदाउट एनी लिमिट, किसी भी लिमिट के बिना क्या कर सकते हैं, आप उनको सेल कर सकते हैं किसी भी लिमिट के बिना, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो कौन से हैं, सरकारी दफातर को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, अथॉरिटीज को, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज को, फॉरेन मिशन वगैरह को, जो फर्टिलाइजर काम कर रहे हैं, या वो जिनको एफबीआर ने कह दिया है इन लोगों को विदाउट लिमिट जितनी मर्जी सप्लाई कर दें, इनके लिए आपको सेल्स टैक्स डिसअलाउ नहीं होगा। आप किसी सरकारी अदारे को, अब सरकारी अदारा जो है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आप उसको 20 मिलियन की भी सेल्स कर दें पर मंथ तो आपको डिसअलाउ होगी, आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। और रिमेंबर यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो पर पर्सन कर रहे हैं कि पर पर्सन जो है वो हमारी इतनी सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला रूल जो है अभी हमने डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस जो है पेपर में ज्यादा है। माइट भी स्टैम्प में न्यूमेरिकली जो है वो हमसे पूछ रहा हो, तो इसको टेस्ट होने के चांसेस जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा है। अब हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। अब इनपुट टैक्स की कहानी और थोड़ा बहुत वाइंडिंग के तौर पर लेके जाएं। फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की हैं 1 लाख रुपए की,
इसके ऊपर 18% के हिसाब से आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा। कितना इनपुट टैक्स पे करके आए होंगे? 18,000 इनपुट टैक्स पे करके आए होंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। आपने परचेजेस तो की लाख रुपए की, लेकिन आप सप्लाई कर रहे हैं 3 तरह की। आप टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, आप जीरो रेटेड भी कर रहे हैं, आप एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हैं। आपकी परचेजेस जो हैं वो क्या है? कॉमन है। आपकी परचेजेस जो हैं वो क्या है? कॉमन है। और जो आपकी सप्लाईज हैं वो टैक्सेबल भी हैं, वो जीरो रेटेड भी है, वो एग्जेम्प्ट भी है। अब बताओ हम इस इनपुट टैक्स को क्या करेंगे? बिकॉज हमें पता है एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अगेंस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इनके अगेंस्ट रिफंड होगा, इनके अगेंस्ट क्या होगा? क्लेम होगा। प्रॉब्लम है कि नहीं कि इनपुट टैक्स हमारा एक है, इनपुट टैक्स हमारा कॉमन है, और सप्लायर जो है वो हमारी मुख्तलिफ है। तो हम क्या करेंगे? अब हम इसकी अपॉर्चनमेंट सीखने लगेंगे। ये जो अपॉर्चनमेंट है ना, अपॉर्चनमेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अपॉर्चनमेंट सबसे मतलब मुश्किल समझी जाती है। अगर आपको अपॉर्चनमेंट समझ आ जाए तो मेरे ख्याल से सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल में आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते। ये टेबल मैंने आपको समझाना है, अगर ये टेबल आपको समझ आ गया तो बिलीव मी, मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल आप इसको कर देंगे। देयर आर वेरियस बुक्स, हर बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता है। किसी में टेबल है, किसी में इक्वेशन है, किसी में कोई समझ नहीं आ रही। मैं आपको जितने भी सवाल करवाऊंगा या जो आपको जितने भी सवाल करने होंगे ना, आपने अपॉर्चनमेंट जो है वो इस टेबल से कैलकुलेट करनी है। आपने जो अपॉर्चनमेंट जो है वो इस टेबल के जरिए क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। अब हमने क्या करना है? कॉमन इनपुट टैक्स को अपॉर्चन करना सीखना है। इनपुट टैक्स कॉमन का समझ आ गया कि कॉमन इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? कॉमन इनपुट टैक्स का मतलब समझ आ गया क्या है? कि आपकी परचेजेस एक है, लेकिन आपकी सप्लाई जो है वो क्या है? मुख्तलिफ है। अब आपने उस एक इनपुट टैक्स को मुख्तलिफ सप्लाईज में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? जब भी हम वर्किंग बनाएंगे, उस वर्किंग में हम ये टेबल बनाएंगे। एक कॉलम होगा वैल्यू सप्लाई का, एक कॉलम होगा इनपुट टैक्स का, और तीसरा कॉलम होगा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स का। ये 3 कॉलम बनाएंगे हम। अगर फिक्स एसेट्स वगैरह हम परचेज करते हैं, इनका कॉलम क्या बनेगा? हमेशा सेपरेट बनेगा। अच्छा, जो आपने टैक्सेबल सप्लाईज की होंगी 18% के ऊपर नेट लेंगे, मतलब जो भी हमारी सेल्स रिटर्न होंगी लेस करके हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। जो भी हमारी होंगी जीरो रेटेड सप्लाईज नेट लेंगे, जो भी एग्जाम्प्ट होगी वो भी हम यहाँ पे नेट लेंगे। तो सप्लाई लिखी, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? टोटल आ गया। फिर जो मैंने परचेजेस की होंगी, उन परचेजेस के ऊपर जो भी कॉमन इनपुट टैक्स होगा वो भी क्या किया जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा। हम उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हमने करना है इसका अपॉर्चनमेंट। इसको उठाएंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा अपॉर्शन होके इनपुट टैक्स कितना बन रहा है। इसको उठाएंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। इसको करेंगे, ये करेंगे तो हमारे पास ये जो है आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है? इस अपॉर्चनमेंट को सीखना है। जरा कैलकुलेटर पकड़ लें, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ करवाता हूँ और एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। तो जल्दी जल्दी मुझे आपने ना कैलकुलेट करके बताते जाना है किस तरह से हम इनपुट टैक्स लेंगे और किस तरह से नहीं लेंगे। पहले हम केस नंबर 1 लेते हैं। आपने परचेजेस की हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर कितने की? 5 लाख रुपए की।
और आपने सेल्स की है रजिस्टर्ड पर्सन को 8,80,000 रुपए के सेल्स टैक्स पेबल निकालना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास सबसे पहले आएगा आउटपुट टैक्स। इसमें हम लेंगे 8,80,000, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 18% से, बताएं क्या जवाब आएगा। हमारा आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 158,400 158,400, ये मेरा क्या है आउटपुट टैक्स है। अब मैंने परचेजेस की थी 5 लाख की, उसके ऊपर इनपुट टैक्स मेरा कितना होगा, 5 लाख का हम लेंगे 18% कितना बनेगा, 90,000। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करेंगे, सेल्स टैक्स पेबल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, सेल्स टैक्स पेबल है। इतना हम सेल्स टैक्स क्या करेंगे, पे कर देंगे। गॉट इट, समझ आ गई। अब हम केस नंबर 2 लेते हैं, केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अब देखें, आपने परचेजेस की हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, 1.5 मिलियन की आपने परचेजेस की हैं। जब आप सामान लेके आए होंगे तो 18% के हिसाब से कितना आपने टैक्स पे किया होगा, 2,70,000। 2,70,000 क्या बनेगा, आपका इनपुट टैक्स बन रहा होगा। ठीक है, फिर आपने सप्लाईज की है रजिस्टर्ड पर्सन को और आपने सप्लाईज की है एग्जेम्प्ट पर्सन को, ये आपने सप्लाई की है। अब एग्जेम्प्ट के ऊपर तो कोई टैक्स होता ही नहीं है। जब हमने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की, इसके ऊपर जब हम 18% टैक्स लेंगे, ये कितना बनेगा जरा बताएं। 338,400, तो 338,400 मेरा क्या हो रहा होगा, टैक्स कंसिडर हो रहा होगा। मैं अब यहाँ पे लूंगा क्या, मैं यहाँ पे लूंगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मेरे पास कितना आया, 338,400। मैं लेस करवा दूंगा इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मेरा कितना था यहाँ पे, 2,70,000 था, मैं वो लेस करवा दूंगा। मैं सेल्स टैक्स पेबल कितना आ जाएगा, 68,400 आ जाएगा। अगर मैं ये काम करता हूँ ये गलत है, अगर हम ये काम करेंगे, दिस इज एब्सोल्युटली रबिश। बिकॉज हमने अभी सीखा है, हमने क्या करनी है, हमने अपोर्शनमेंट करनी है, हमने अपोर्शनमेंट सीखनी है, हमने करनी है, हमने अपोर्शनमेंट सीखनी है। अब लॉजिकली खुद देखें, आप 15 लाख का सामान लेके आ रहे हो, उसमें से कुछ आपका एग्जेम्प्ट हो गया है, कुछ आपका टैक्सेबल हो गया है। तो जितना टैक्स आपका एग्जेम्प्ट के अगेंस्ट है वो जाना चाहिए था, जितना टैक्स आपका टैक्सेबल के अगेंस्ट था वो आना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था। तो ये तो हम नहीं करेंगे, ये क्या है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी अपोर्शनमेंट। अब हमें पता है कि हमारा आउटपुट टैक्स कितना है, 338,400 है। इनपुट टैक्स लेस करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल सप्लायर्स हैं, मुझे क्या करनी पड़ेगी, अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी। अब अपोर्शनमेंट किस तरह से होगी वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। देखिए वो टेबल यही है जो भी हमने सीखा है, इस टेबल के मुताबिक हमने क्या करनी है, अपोर्शनमेंट करनी है। वैल्यू इनपुट टैक्स का हम बजा बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनपुट टैक्स लेंगे। अब यहाँ पे देखिए टैक्सेबल सप्लाईज कितनी है मेरे पास, टैक्सेबल सप्लाईज जो है वो है 1,88,000 की। एग्जाम्प्ट सप्लाईज मेरे पास कितनी है, दैट इज 2,00,000। इसका सम करें कितना बनता है जरा बताएं, 2,08,000 ये सम बनता है। इनपुट टैक्स का अगर हम देखें, हमने अभी देखा है कि ये वाला इनपुट टैक्स है, इसको हमने करना है अपोर्शन 270। इस 270 को पकड़ें, इस पे डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या जवाब आते हैं। बताएं कितना आता है, 244,038।
और इसका कितना बनेगा, ये लेस करके बैलेंसिंग अमाउंट निकालने कितना बनता है 25962। अब जब हमने ये कर ली है, अब ये पता लग गया कि यार ये टैक्सेबल सप्लाईज है, इसके अगेंस्ट इतना इनपुट टैक्स बनता है, ये एग्जाम्प्ट सप्लाईज है, इसके अगेंस्ट इतना इनपुट टैक्स बनता है। तो ये इनपुट टैक्स वेस्ट हो जाएगा, हम यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे, वो होगा 244038, ये हम क्लेम कर पाएंगे। रिमेनिंग हमारा पेएबल कितना आएगा बताएं, 338400 माइनस 244038, क्या जवाब बनेगा? जवाब बताएं क्या बनेगा? 94362। दिस विल बी ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। ये हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जाके पे कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, अपॉर्चुनमेंट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 एक और डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास परचेजेस भी हैं, एग्जाम्प्ट सप्लाईज भी हैं, जीरो रेटेड भी है और नॉर्मल भी है। इसकी अपॉर्चुनमेंट लिखते हैं। हमने परचेजेस की हैं 15 लाख रुपए की, तो 15 लाख के ऊपर जब हम टैक्स पे करके आए होंगे 18% के हिसाब से 2,70,000 जो है ये क्या किया होगा, पे किया होगा। अब जब रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा, इसके ऊपर 18% के हिसाब से कितना टैक्स लिया होगा, बताएं जरा। थ्री थ्री एट ये क्या है हमारा टैक्स। एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट टैक्स होता ही नहीं है, इस पे टैक्स होगा 0% के हिसाब से, वो 0 आएगा। अब हमें पता है जहां पे एक्सपोर्ट है वहां पे रिफंड है, इसके ऊपर वेस्ट है, इसके ऊपर क्या है, क्लेम हो रहा होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब हम देखते हैं, हमने निकालना है, तो मेरे पास आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स है मेरे पास 3, लेस करना है हमने इनपुट टैक्स। अब हमें करनी पड़ेगी इसके लिए अपॉर्चनमेंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट टैक्स। अब मेरी टैक्सेबल के अगेंस्ट जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो है 1,880,000। एग्जाम्प्ट के अगेंस्ट जो मेरी सप्लाई है वो है 2 लाख। एक्सपोर्ट्स जो मेरी जीरो रेटेड है वो कितनी है, 3,30,000 है। इनको जमा करें, सम करें, बताएं कितना बनता है, 241,000, 241,000, ये मेरे पास क्या आ गया, वैल्यू सप्लाई आ गई। अब इनपुट टैक्स जो हमने अपोर्शन करना है वो कितना है, 270,000। ठीक है, अब इसको पकड़े, इस पे डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा, 210,622। इसको पकड़े, इस पे मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा, 22,407, और रिमेनिंग कितना बनता है बता दें।
36 9। तो ये हमने क्या कर लिया है, अपोर्शनमेंट कर ली है। अब मुझे पता है यार कि ये जो है ये मेरा क्लेम हो जाएगा, ये जो है ये वेस्ट हो जाएगा, और इसका मुझे क्या मिलेगा, रिफंड मिलेगा। अब इनपुट टैक्स में कौन सा लेस करवाऊंगा, ये वाला 2,10,622 कितना पे होगा, 338,400 माइनस 210 622, क्या जवाब आएगा, 127,778। ये पेएबल है, जब हम पे करेंगे साथ ही हम रिफंड क्लेम कर लेंगे। 36,971 पे जो है ये हमें क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। जी जनाब, क्लियर है ये। एक और सिनेरियो देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, इसको रीड करें। इससे ज्यादा पॉसिबल सिनेरियो सब है ही नहीं। अब इससे आसान अपॉर्चुनिमेंट मेरे ख्याल से दुनिया में कोई आपको नहीं बता सकता कि आपको किस तरह से अपॉर्चुनिमेंट करनी है। और ये हमेशा क्या है, अगर आप इस तरह से करेंगे, टेबल्स में करेंगे, आपके कभी भी मार्क्स जो है वो लूज नहीं हो सकते, कभी भी। हमेशा आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपको जितना मर्जी टेक्निकल क्वेश्चन हो, अगर आपको पता है यार टेबल में यहाँ पे ये वाली अमाउंट आनी है, आपके नंबर हमेशा पूरे आएंगे। आसान है कि मुश्किल है। चलें ये क्वेश्चन रीड करें, इसको फिर डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आया है चलें जी, अगला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला सिनेरियो जो है उसको देखते हैं। कहते हैं जी आपने परचेजेस की हैं रजिस्टर्ड सप्लायर से कितने की, आपने परचेजेस की हैं 15 लाख रुपए की। आपने सप्लाईज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को कितने की, 18,80,000 रुपए की। आपने एग्जाम सप्लाईज की हैं 2 लाख रुपए की। और आपने सप्लाई की है जीरो डेटेड कितने की, 7,30,000 रुपए की। फर्दर वो कहता है कि आपने एक मशीन ली है 13 लाख रुपए की, और वो सिर्फ एग्जाम्प्ट और किसमें इस्तेमाल होगी, जीरो रेटेड गुड्स में इस्तेमाल हो रही है। इनमें एग्जाम्प्ट में और जीरो रेटेड में, जब उसने बता दी है तो हम इसकी अपॉर्चुनिमेंट सिर्फ इन दोनों में करेंगे, इसके अंदर मशीन की अपॉर्चुनिमेंट नहीं होगी। सवाल समझ आ गया, क्वेश्चन क्लियर है। अब हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखें
आवाज आ रही है? हेलो, एक सेकंड यार, मेरा इंटरनेट बंद हो रहा है, एक सेकंड रुकिए। आवाज आ रही है? अभी भी है डिस्टॉर्शन, क्या क्लियर है? चलिए ठीक, ये वाला सवाल देखते हैं। आपने परचेजेस की 18% के हिसाब से, आपने टैक्स पे किया होगा, वो कितना होगा? 2,70,000। आपने जब सेल्स की 18% के हिसाब से कितना टैक्स लिया होगा आपने, बताएं जरा। 400, ये एग्जाम टेस्ट पे है ही नहीं, इस पे होगा 0%। मशीन 13 लाख की है, एग्जाम भी बना रहे हैं, और हम 0 ग्रेड सप्लाईज जो है वो भी क्या कर रहे हैं, इसमें से बना रहे हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका सेल्स टैक्स पेएबल। हमारे पास लगेगा आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स है हमारे पास 338,400। हमने लेस करवाना है इसमें से इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट टैक्स के लिए हमें करनी पड़ेगी अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट में हम क्या करेंगे? एक कॉलम बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का, एक कॉलम बनेगा कॉमन इनपुट टैक्स का, एक कॉलम बनेगा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स का। यहां आ जाएंगे टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, और जो है हमारे पास 0 वो हम इसमें से ले लेंगे। अब टैक्सेबल गुड्स थी 1880 की, एग्जेम्प्ट 2 लाख की है, ये 730 की है। 1880 2 लाख, और ये 7,30,000 की। सम करें कितना बनता जरा बताएं। 2810,000। इनपुट टैक्स जिसको हमने अपोर्शन करना है वो है हमारे पास 2,70,000। तो हम ले लेंगे जी 2,70,000 इनपुट टैक्स आ गया। अब मशीन भी ली है, मशीन हमने ली है 13 लाख की। इसके ऊपर कितना इनपुट टैक्स पे किया होगा जरा बताएं, मशीन के ऊपर कितना पे किया होगा? दो लाख 34,000, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे मशीन का इनपुट टैक्स। 2,34,000। अब करें अपॉर्शन, इसको पकड़ें, इस पे डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इससे करें, फिर इससे करें, बताएं क्या जवाब आता है। पहले वाले का जवाब क्या आता है बताएं जरा।
180641। दूसरे वाले का बताएं। 19। और तीसरे वाले का ये हमने कर लिया। गॉट इट? ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है? अब हमने करना है मशीन का, और मशीन का उसने कहा था ओनली यूज बिटवीन एग्जाम्ड एंड जीरो रेटेड सप्लाईज। तो इसकी अपॉर्चुनमेंट सिर्फ इन दोनों में करनी है। कैसे होगी देखें। इनपुट टैक्स कितना है? 2,34,000। इन दोनों में सिर्फ करनी है अपॉर्चुनमेंट। इनका सम अप कर लें कितना बन जाएगा? 9,30,000। मल्टीप्लाई किया 2 लाख से, तो बताएं क्या जवाब आएगा? और 234 डिवाइड किया 9,30,000, मल्टीप्लाई किया 7,30,000 से, तो बताएं क्या जवाब आएगा? इसका जवाब क्या आया? 50,322। और इसका जवाब क्या आया? 186 183 183 ऊपर नीचे होगा तो एक घंटे लग जाएगा। 183,678 yes workspace। Is that clear? अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसको देखिए करने के बाद हमें क्या हुआ, लग गया पता कि यार ये जो है ना, ये तो है एग्जाम्ड का, ये है भाईजान वेस्ट, ये जो है ये एक्सपोर्ट्स का है, ये है रिफंड, और ये हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। तो इनपुट टेस्ट में से जो हम लेस करवाएंगे वो कौन सा होगा? 180,641 लेस करवाएंगे। सेल्स टैक्स कितना पे होगा बताएं? सेल्स टैक्स पेएबल कितना आएगा? 157760 157759 ये हम पे करेंगे। और जो रिफंड है वो कितना आएगा? 70,143 प्लस 183,678। कितना रिफंड बन रहा है? 253,821। ये हमें क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? इज इट पॉसिबल कि मैं आप सबको रिपीट करूं? आर यू इन योर सेंसेस? कि पिछले में 3 घंटे से लगा हूं कि हमें रिपीट कर दे? मतलब वाह।
जब फिक्स एसेट्स गिवन होंगे हम उनसे कॉलम बनाएंगे, जब भी फिक्स एसेट्स गिवन होगा तो हम उसका कॉलम बनाएंगे। ये क्लास कोई अपलोड नहीं हो रही। रिफंड कभी भी लेस नहीं होता। इनपुट्स में जाके हमने रिफंड के रूल नहीं पढ़ा था? रिफंड का रूल क्या था? रिफंड हमेशा सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने के बाद 45 दिन के अंदर मिलता है। तो क्यों नेट करेंगे? भूल गए हम? फिक्स एसेट में तमाम प्लांट, तमाम मशीनरी, सब कुछ आता है इसमें। जब भी फिक्स एसेट्स गिवन होंगे हम उनका हमेशा अलग कॉलम बनाएंगे। कभी भी रिफंड नेट नहीं हो सकता। हम पे करेंगे, आज हमने इनको 1,57,760 रुपए पे करेंगे, रिफंड की एप्लीकेशन देंगे तो 45 दिन के अंदर 2,53,821 रुपए हमें रिफंड करेंगे। पहले हम पे करेंगे, फिर हमें बाद में रिफंड होगा हमेशा। तो ये सारी सी अपॉर्चुनिमेंट जो हमने सीखी है यहाँ पे। तो ये रूल्स है। रिमेंबर कि अगर हमारी परचेजेस कॉमन है और सप्लाईज मुख्तलिफ हैं तो हम क्या करेंगे? अपॉर्चुनिमेंट कर रहे होंगे। अब मुख्तलिफ जगहों पे ना अपॉर्चुनिमेंट को इन रूल्स के मुताबिक, मतलब इस फॉर्मूले से करवाया जाता है। देखिए, ये फॉर्मूले के मुताबिक आप कभी भी, मैं समझता हूँ, अपॉर्चुनिमेंट आसानी से तो कर ही नहीं सकते। हमने टेबल से किया, टेबल में भी हमने यही किया है। देखिए, टेबल में जब हम अपॉर्चुनिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अब जरा यहाँ पे देखें कि ये टैक्सेबल सप्लाई ली है हमने, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज, टोटल लिखा हुआ है। तो जो हम डिवाइड कर रहे हैं, हम टोटल से डिवाइड कर रहे हैं। फिर मल्टीप्लाई मैंने किया है रेजिडुअल इनपुट टैक्स से। और रेजिडेंट इनपुट टैक्स क्या होता है? ये वो इनपुट टैक्स है जिसको हमने अपोर्शन करना है। तो वो जो इसने फॉर्मूला में लिख के बात की है, हम इसको क्या कर रहे हैं? हम उसको इस टेबल से कर रहे हैं। अगर आपको ये टेबल समझ आ गया तो मेरे ख्याल से इनपुट टैक्स में कभी भी आपको एग्जामिनर जो है तंग नहीं कर सकता। और अगर आपसे अपोर्शनमेंट ठीक हो जाती है, आपके सेल्स टैक्स में मार्क्स पूरे हैं। बिकॉज इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट जो है वो क्या होता है, मुश्किल होती है, वो नहीं आती। वो कहते हैं यार कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही। पास पेपर में आप जाते हैं, टैली करने बैठते हैं, उसमें किसी में कुछ किया हुआ, किसी में कुछ किया हुआ है, समझ नहीं हमें आ रही होती। आपने क्या करना है? आप पास पेपर्स को छोड़ें, आपके पास इस टेबल पे जाना है, आपका जवाब हमेशा जवाब आएगा, एक्यूरेट आएगा। और यहाँ पे हमने बात की है रेजिडुअल इनपुट टैक्स की। वो क्या होता है? वो कॉमन इनपुट टैक्स है जो हमने क्या करना होता है, बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड बिटवीन टैक्सेबल सप्लाईज हमने अपोर्शन करना होता है। तो हर महीने हम अपोर्शन करते हैं। जो हमारी होंगी सप्लाईज जीरो रेटेड, उनका हम रिफंड जो है वो क्लेम करेंगे। और रिफंड का रूल क्या होगा वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो ये टेबल है, ये टेबल समझ आ गया, टेबल याद हो गया। टेबल भूलेगा तो नहीं किसी को? अगर आपको टेबल याद हो गया तो अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स में इनको हमने बस समझना है, बाकी जो है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, मेरे ख्याल से इनफ है। और आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं हो रही है। आगे चलें। एग्जाम्पल वन, बेसिक सिनेरियो, एडवांस सिनेरियो, और एडवांस सिनेरियो, और फिक्स एसेट्स का सिनेरियो। चारों सिनेरियोज मैंने आपको करवा दिए हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबल अपॉर्चुनिमेंट की एग्जांपल्स हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेट कर रही होती हैं। आगे चलते हैं।
आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ और चीजों को। आपने सेल्स की है 1,00,000 की, आपने परचेजेस की हैं 50,000 रुपए की। आउटपुट टैक्स कितना आएगा? 18,000। इनपुट टैक्स कितना होगा? 9,000। बाकी 9,000 जो है ये क्या है हमारा? सेल्स टैक्स पेएबल है। ऐसे ही है, एग्री करते हैं। आपने सेल्स की है 12,00,000 की, आपने परचेजेस की हैं 8,00,000 की। कितना आएगा आपका आउटपुट टैक्स, जरा बताएं। और 8,00,000 के ऊपर कितना इनपुट टैक्स पे किया होगा? 18% के हिसाब से। कितना सेल्स टैक्स पेएबल आएगा? ये है हमारा सेल्स टैक्स पेएबल। इससे भी एग्री करते हैं। एग्री, यही पढ़ के आए हैं। सेल्स करते हैं 15,00,000 की, परचेजिंग है हमारी 14,50,000 की। 18% के हिसाब से आउटपुट टैक्स कितना आएगा? 2,70,000। 18% के हिसाब से इनपुट टैक्स कितना आएगा? 2,61,000। लेस करवाएं, क्या जवाब आएगा? 9,000। यही हम पे करेंगे। ठीक है, सेल्स है हमारी 2 मिलियन की, परचेजेस है हमारी 25,00,000 की। आउटपुट टैक्स आएगा हमारा 3,60,000। इनपुट टैक्स होगा हमारा 4,50,000। क्या जवाब आएगा? 90,000 रिफंडेबल आएगा। यही मानते हैं, इसको एग्री करते हैं। जनाब ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, ये हमें कभी भी अलाउ नहीं है। हम इस तरह की एडजस्टमेंट कभी भी, क्या होगा,
मतलब ये हम नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज रिमेंबर, इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। मैक्सिमम 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तक का ही हम क्लेम कर सकते हैं, सारा इनपुट टैक्स कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको हम समझते हैं। हमने सेल्स की है, ये मंथ है हमारे पास जून का। अब जरा ध्यान से समझना, बिकॉज कल मैंने फॉर्मेट करवा के खत्म कर दिया, मैं फॉर्मेट की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं फॉर्मेट ही समझा रहा हूँ आपको। हमारे पास मंथ है जून का। जून के महीने में आपने सेल की है 2 मिलियन की, आपने परचेजेस की है 25 लाख की। रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स पेएबल जो है ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आउटपुट टैक्स कितना आएगा, 2 मिलियन का 18% ले, आउटपुट टैक्स कितना आएगा मेरे पास, 3,60,000। अब इसमें से लेस करवाना है हमने इनपुट टैक्स। रिमेंबर, इनपुट टैक्स का रूल क्या है, वो हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। मेरे पास एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना आया, अभी हमने कैलकुलेट किया था 4,50,000 था। आउटपुट टैक्स है 3,60,000। इसका 90% लेके बताएं क्या जवाब आता है, 32,4,000। एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, जो इसमें से लोअर है, लोअर क्या है 3,24,000, वो हम इसमें से लेस करवा देंगे। ये रिमेनिंग 36,000 है, ये हम क्या करेंगे, हर हालत में गवर्नमेंट को पे करके आएंगे। ये क्या होगा, हर हालत में हुकूमत को इसकी पेमेंट होगी ही होगी। और अब क्या होगा, ये कहेगा सर ज्यादती हो गई है, क्यों, कहेगा मैंने तो इस महीने इनपुट टैक्स पे किया 4.5 लाख रुपया, आपने कितना क्लेम करने दिया मुझे, 3,24,000 क्लेम करने दी है, कितना ये क्लेम नहीं कर पाया बताएं। ये 1,26,000 का इनपुट टैक्स क्या है, ये क्लेम नहीं कर पाया, ये क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे बेटा रोना नहीं है, कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले महीने क्लेम कर ले। ठीक है, हमने कहा ठीक है, इतने ना बच्चे, हम अगले महीने पहुंच गए। अगला महीना आया जुलाई का, अगला महीना किसका आया, जुलाई का। जुलाई में आपने सेल्स की 3 मिलियन की, आपकी परचेजेस हुई थी, थैंक यू, खरीदारी की आपने 3.2 मिलियन की। अब देखो जून के महीने का ये वाला इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हुआ था, हम इसे क्लेम नहीं कर पाए थे, ऐसे सीन था ना, तो हम यहाँ पे ले लेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स फ्रॉम द लास्ट मंथ, दैट वाज 1,26,000। गॉट इट। रिक्वायरमेंट वही है कि सेल्स टैक्स पेएबल जो है ये क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है। अब असूल यही है,
हमेशा याद रखना इनपुट टैक्स को क्लेम करने का असूल जो है, रूल जो है वो क्या है, यही है। ये असूल, ये रूल कभी भी चेंज नहीं होगा। ये असूल, ये रूल जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, 90% वाला। अब आप देखिए हमारा आउटपुट टैक्स कितने, इसका 18% लिया, कितना आउटपुट टैक्स आया है, 5,40,000। अब हमने लेस करना है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स में सबसे पहले हम लेंगे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, कि ये मेरा आउटपुट टैक्स है, इसका 90% कितना बनता है बताइए। चार लाख 86,000। और हम लेंगे इनपुट टैक्स फॉर द मंथ, जो इस महीने का, इसमें आ जाएगा सबसे पहले मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। अब पिछले महीने का जो मैं क्लेम नहीं कर पाया था वो था 1,26,000, और इस महीने का कितने, इस महीने की परचेजिंग 32 लाख की है। 32 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से कितना पे करके आया हूँ, 5,76,000 मैंने पे किया है। तो टोटल इनपुट टैक्स फॉर दिस मंथ कितना बनेगा बताएं। 7,02,000। दो कितना है, 4,86। तो हम 4,86,000 ही क्लेम कर पाएंगे। रिमेनिंग 54,000 जो है वो क्या करना है, गवर्नमेंट को हमने पे करना ही करना है। अब ये फिर कहेगा कि यार सर ज्यादती हो गई है, मेरा इनपुट टैक्स था इस महीने का 7,02,000, मुझे क्लेम करने दिया है 4,86,000, कितना क्लेम नहीं करने दिया, 2,16,000। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, समझेंगे रोना नहीं है। इस महीने क्लेम नहीं किया तो क्या कर देना, अगले महीने में आप इसको क्लेम कर लेना, अगले महीने में इसकी आपने एडजस्टमेंट जो है वो कर लेनी है। गॉट इट। समझ आया। जुलाई हो गया, अब हम चलते हैं अगला, अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में इसकी सेल्स है जी 4 मिलियन की, परचेजेज है जी इसकी 3 मिलियन की। जो ये इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाया था वो कितना था, 2,16,000 का ना। 2,16,000 क्या है इसका ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका सेल्स टैक्स पेएबल। हम लेंगे इसका सबसे पहले आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितने हैं जी, 18% के हिसाब से कितना बनेगा, 7,20,000। ये मेरा क्या आ गया, आउटपुट टैक्स आ गया। ठीक है, इसमें से हमने लेस करना है इनपुट टैक्स। अब असूल क्या है इनपुट टैक्स को क्लेम करने का, हम लेंगे
90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल इनपुट टैक्स कि मेरा हकीकती इनपुट टैक्स कितना है। तो ये 7,20,000 है। इस 7,20,000 का 90% लिया तो क्या जवाब आएगा 720K का 90% लेंगे क्या जवाब आएगा 648,000। और एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना है वो देखते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था 2,16,000। इस महीने का असल इनपुट टैक्स कितना पे किया है 18% के हिसाब से जरा बताएं। 5,40,000। तो ब्रॉड फॉरवर्ड 216 इस महीने कितना था हमारा 5,40,000 जमा करें कितना बनता है 756,000। आप देखिए एक्चुअल कितना है 756,000। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितना है 648,000। लोअर क्या है 648। तो हम 648,000 लेस करवा देंगे। 72,000 जो है वो क्या करना है इसने फिर भी पे करना ही करना है। 72,000 क्या होगा ये बंदा पे करेगा। फिर क्या हो गया इसका सेल्स टैक्स जो है कैरी फॉरवर्ड हो गया। कितना सारी एक्चुअल था 7,56,000 का। कितना क्लेम कर पाया है 648 का क्लेम कर पाया है। कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया इसका 1,08,000 का कैरी फॉरवर्ड हो गया। मतलब अगस्त के महीने में भी ये पूरे का पूरा इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाया। क्लियर। अब ये कैरी फॉरवर्ड की लिमिट नहीं है। अब जब चाहे जितना चाहे क्या कर सकते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब हम इसका दर्द काम करते हैं। इसको सितंबर के महीने में ले आते हैं। सितंबर का महीना आ गया। सितंबर के महीने में इसकी सेल्स जो है वो इसने की है 5 मिलियन की। परचेजेस जो है वो इसने की है 2 मिलियन की। इसका ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स कितना था 1,08,000 का था। अब हम क्या करते हैं इसको लेके चलते हैं। ठीक है तो आउटपुट टैक्स लेंगे 5 मिलियन का 18% लिया क्या आया 9 लाख। लेस करवाना है हमने इनपुट टैक्स। अब हम लेंगे ये 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। 9 लाख का 90% क्या आएगा हमारा 8,10,000 आएगा। और लेंगे हम एक्चुअल। एक्चुअल में आएगा जी ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था 1,08,000। हमने परचेजेस की हैं इस महीने 2 मिलियन की। इसके ऊपर कितना टैक्स पे करके आए हैं 3,60,000। तो फॉर द मंथ एक्चुअल कितना बन रहा है 3,60,000 बन रहा है। इसको जमा करें कितना बनता है 468। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना है एक्चुअल इनपुट टैक्स है 468। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितना है 8,10,000। लोअर कितने लोअर कितना आ रहा है 468 लेस करवा दें कितना पे होगा 4,32,000 जो है वो पे हो जाएगा। और अब यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी। अब कोई इसमें कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है और सारे का सारा क्लेम हो चुका है। तो प्रैक्टिकली जो है इस तरह से क्या हो रहा होता है हमारा चल रहा होता है। हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। समझ आ गया। ये है न्यूमेरिकल आपका
मर जाते हैं, इनको 90% का रूल नहीं लगाना आता, खत्म हो जाते हैं, इनको ये नहीं पता कि कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, और अगर कैरी फॉरवर्ड हो के आएगा तो कैसे एडजस्ट करना है। तो ये हमने प्रॉपर सिनेरियोज के साथ डेवलप किया है कि देखिए हमने पहले साल देखा तो हमारा इनपुट टैक्स जो क्लेम नहीं कर पाए थे वो हमने कैरी फॉरवर्ड किया, अगले महीने जो कैरी फॉरवर्ड किया था उसको एडजस्ट करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ, फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर एडजस्ट नहीं हुआ, फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया, और जिस महीने में वो एडजस्ट हो गया हम उसको एडजस्ट करवा देंगे। और भाई किसने क्या है, किसने क्या 6 टाइम्स तक की लिमिट है, किसने कहा आपको ये लिमिट 6 टाइम्स तक की है, किसने कहा, किसने कहा है? क्या हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, क्या हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं? भैंस के तुम सुनेंगे मेरे से कुछ, इनकम टैक्स पढ़ नहीं रहे। ये रूल हमेशा अप्लाई होगा, अपने रूल्स ना बना के बैठा दे, जो चीज है ही नहीं अपने से, अपने रूल है वो नहीं हो जाएगा। इसलिए तुम रह गए सहाबदार, एएफ से तुमने मर मर के पास किए, क्यूए में तुम्हारी 5 अटेम्प्ट हैं और तुम्हारे अपने रूल्स लगे हुए हैं बीच में। अगर डीकमीशन हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, जो कैरी फॉरवर्ड था उसका रिफंड तो नहीं मिलेगा, आप टैक्स वगैरह पे कर करा के फिर जान छोड़ देंगे। ये क्लियर हो गया? जब भी ये 90% का रूल भाई हमेशा अप्लाई होता है, हमेशा अप्लाई होता है। कंपनी 90% का रूल हमेशा अप्लाई होगा। क्लियर है ये? तो रिमेंबर, सर क्लास ऑफ कर दें, आप लीव कर दें, मैं आपको जबरदस्ती बिठा के बैठा हूं, लीव कर दें। तो ये हमने सारी बातें पढ़ ली हैं कि कोई भी इनपुट टैक्स जो है वो मैक्सिमम कितना क्लेम हो सकता है, आउटपुट टैक्स के 90% तक ही क्या हो सकता है, क्लेम हो सकता है। क्या है, ये थियरी पेपर में नहीं आती, ये थियरी जो है ये पेपर में भी नहीं आती, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल जो है वो क्या करना है, न्यूमेरिकली आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए सवाल आया सर टेक्स्ट में एमसीक्यूज आते हैं, शाबाश शाबाश, तरक्की हो गई तरक्की भाई, तरक्की फुल टाइम हो गई है। समझ लगी? लगी समझ? जिंदगी में एक चीज कहते हैं वो है पास्ट पेपर, डाउनलोड करके देख ले, नहीं आते इसमें एमसीक्यूज। तो रिमेंबर देखें, नॉर्मल केसेस जितने भी होंगे उनके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल हमेशा अप्लाई होगा। आप कभी भी 90% ऑफ आउटपुट से टैक्स पे नहीं कर सकते, इसका मतलब 10% टैक्स हमने हमेशा हमेशा पे करना ही करना है। जो इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर पाएंगे वो क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। देखें हमने यहाँ पे सारा सीख लिया है कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रहा है, लगे समझ?
कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रहा है समझ लग गई है? जो क्लेम नहीं कर पा रहे वो हम क्या करेंगे, वो हम क्या कर लेंगे, उनको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। समझ लग गई है ना? कैरी फॉरवर्ड होगा, समझ लग गई है? और उसके अलावा जो कैरी फॉरवर्ड होके आएगा उसको कैसे एडजस्ट करेगा, ये भी हमें समझ लग गई है। तो इससे यही बात की है कि अगर जो क्लेम नहीं कर पाए वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कैरी फॉरवर्ड होके कहां तक पहुंच जाएगा वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अच्छा रिमेंबर, ये जो सिर्फ फिक्स एसेट्स होते हैं ना, फिक्स एसेट्स, इनके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती। इनके ऊपर जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। सो दैट वाज द रीजन कि यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया था अपोर्शनमेंट का, उसमें फिक्स एसेट को मैंने सेपरेट इसलिए किया था बिकॉज ये फिक्स एसेट्स के ऊपर कोई किसी किस्म का हम जो है वो नहीं कर सकते। इन फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होती। दैट्स व्हाई हम इसको सेपरेट लेके चलते हैं, इसकी अपोर्शनमेंट सेपरेट करते हैं। अब समझ आ गई कि यहाँ पे क्यों हमने किया था, व्हाट वाज द रीजन। रीजन ये थी कि फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई थी। एनुअल रिफंड, ओ भाई एनुअल रिफंड ना, हम यहाँ पे रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। पता नहीं तुम लोग कौन सी किताबों से पढ़ के कौन सी जो लाइन खा के ले आते हो, क्या हम ये बात कर रहे हैं अभी? मैं रिटर्न्स में आया हूँ कि रिटर्न सबमिट कैसे होनी है कैसे नहीं होनी। अजीबो अमीर गरीब लोग हैं, अमीर तो नहीं है, कोई सेंस कोई लॉजिक ही नहीं है। पता नहीं है मुझे किन बुक से पढ़ा है, आई हैव नो आइडिया। सेकंड पॉइंट का यही मतलब है कि अगर आपका इनपुट टैक्स ज्यादा है, 90% का आउटपुट टैक्स कम है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे इस केस में देखें, इस केस में आपका एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना था, 7,02,000। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितना आया है, 486। तो 486 क्लेम कर लिया, ये जो है वो हमारा क्या कैरी फॉरवर्ड हो गया। सिंपल, समझ लगी? उसके बाद ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आ रहा होगा कि बताएं वो कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर ये 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होती। रिमेंबर ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल सेक्टर में तब भी नहीं होगी, ओएमसीज में तब भी नहीं होगी, फर्टिलाइजर्स में तब भी नहीं पे होगी, मतलब जितना इनपुट टैक्स है सारे का सारा क्लेम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर है तब भी नहीं होगी। कोई भी कमर्शियल इंपोर्टर है, अगर उसकी कमर्शियल इंपोर्ट टोटल सप्लाई का 50% से ज्यादा है, उसके ऊपर भी नहीं होगी। कोई भी पर्सन जो अगर जीरो रेटेड गुड सप्लाई कर रहा है और जो उसकी गुड्स से जीरो रेटेड गुड टोटल सप्लाई के 50% से ज्यादा है, उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगी। ये पॉइंट आपके सिलेबस से रिलेट करता है, ये वाला पॉइंट। पॉइंट नंबर 6, फॉर एग्जांपल आपने टोटल सेल्स की है फॉर द मंथ 1 लाख रुपए की, और इस 1 लाख रुपए में जो आपकी है जीरो रेटेड गुड्स वो गालिबन है 75,000 की। तो देखिए ये आपकी जीरो रेटेड सप्लाई टोटल सप्लाई का अगर 50% से ज्यादा है, तब आपके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। जितना इनपुट टैक्स होगा सारा क्लेम कर लेंगे। टेलीकॉम सेक्टर में, सीएनजी डीलर पे, या वो तमाम लोग जो रिटेल आइटम पर डील कर रहे हैं और उनकी टोटल सप्लाई जो है वो 80% से अबव है रिटेल आइटम्स की, उनके ऊपर भी 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो अप्लाई नहीं हो रही होगी। तो ये 4 से 5 पॉइंट का थ्योरेटिकल आ सकता है जो बताएं जी एक्सेप्शन टू द रूल के 90% की रिस्ट्रिक्शन जो है वो हर जगह अप्लाई होती है। आप जब भी सेल्स करेंगे, इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे, 90% की रिस्ट्रिक्शन हमेशा अप्लाई होगी। इसकी एक्सेप्शन क्या है वो हमने क्या करनी है यहाँ पे देखनी है, उसको हमने यहाँ पे देखा। तो 4 से 5 पॉइंट जो है ये आपने थ्योरेटिकली लेके चलने हैं। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ लिया है कि अगर कोई भी इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर पाए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आप उसको अगले महीने में जाकर क्लेम करेंगे, रिफंड नहीं मिलेगा।
रिफंड जो है वो सिर्फ इसमें होंगे अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लायर्स होंगे, रिफंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमेशा कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए सब में कैरी फॉरवर्ड हुए, एक्चुअल इनपुट टैक्स था 4.5 लाख, 324 क्लेम किया, 126 कैरी फॉरवर्ड किया गया। एक्चुअल इनपुट टैक्स था 7,02,000, 486 क्लेम किया, 200,000 जो है वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हुआ। एक्चुअल इनपुट टैक्स था 7,56,000, 648 क्लेम किया, 18 कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो रिमेंबर कैरी फॉरवर्ड होगा, रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड सिर्फ किसके केस मिलेगा, रिफंड हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा अगेंस्ट जीरो रेटेड गुड्स। तो यहाँ पे हम इसे खत्म करते हैं। कल हमारा लास्ट एरिया है दैट इज अबाउट डीसीएम, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। वो करके अगर टाइम हुआ तो कल मैं फॉर्मेट डिस्कस कर दूंगा। परसों हम रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन वाला एरिया करके फिर अगले 2 दिन संडे तक हम 5 पेपर्स और तमाम न्यूमेरिकल्स जो है वो कर रहे होंगे। तो इस वीकेंड तक सिलेबस जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। सेल्स टैक्स पूरा विद ईच एंड एवरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएगा। मैंने हर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिस टॉपिक पे था मैंने साथ साथ करवा दिए। अगर आप लोगों ने नहीं किया देन इट इज योर फॉल्ट नॉट माय फॉल्ट। अब मुझे बच्चे ने मैसेज किया है कि मुझे समझ नहीं आ रही, आपका उसके वर्ड्स देख के आपका जहां से दिल करता है पढ़ा देते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। मैं फलाने बंदे की जो है वो किताब से पढ़ रही हूँ, मेरा कसूर है, मेरा कसूर है ये? क्या ये सीक्वेंस में हमने नहीं किया? खुद बताएं, क्या हमने ये सीक्वेंस में नहीं किया? क्या हर एक चीज पिछली चीज से कनेक्टेड नहीं है? क्या हर अगली चीज, आने वाली चीज, क्या लास्ट से कनेक्टेड नहीं है? अब वो किताबें जो हैं वो हैप्पैज़र्ड है, रैंडम है, उनका कोई सर पाँव नहीं है, तो उसका कसूर मेरा क्या है? तो मुझे क्यों सुना रही है उसके ऊपर आप यार? आप अपनी बुक्स का इलाज करें, मेरा इलाज ना करें। तो कल हम डीसीएन करके कल हम क्या करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे और सेल्स टैक्स हमारा इस वीकेंड में खत्म हो जाएगा विद ईच एंड एवरीथिंग। और आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज आज जो हमने सारी डिस्कशंस कर ली है, अब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का फॉर्मेट और वैल्यू प्लेस करनी है, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स करने के लिए अब फर्दर मुझे कोई रूल नहीं चाहिए, 100% न्यूमेरिकल्स आज के लेक्चर तक हो जाएंगे। सर आज आपकी स्लाइड्स बड़ी सिंपल थी, हाँ दिल नहीं किया, अब मैं आपको चंद दिन सिंपल स्लाइड से पढ़ाऊंगा, आप डिजर्व नहीं करते, दैट्स। तो एज ऑफ टुडे हमारा सारा कंटेंट हो गया है जो 100% न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। पिछले 27 अटेम्प्टों के न्यूमेरिकल उठा लें, जितना मैंने आज तक आपको पढ़ा दी है आज की डेट तक, सारे का सारा इन्हीं से होगा, सारे का सारा इनसे है, इनसे बाहर एक पॉइंट भी नहीं। अब कल फॉर्मेट और डीसीएन वगैरह करेंगे और जो है वो लेके चलेंगे। फरहान अगर आपको इतने मसले होते हैं कल से क्लास अटेंड ना किया करें, ठीक है? मैं हार्श वर्ड बोलना नहीं चाहता बट मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मसले हम कल से ना आया करें। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी आपको, ठीक है जी? मिलते हैं इंशाल्लाह कल। माइट भी कल मैं आपको मैं फॉर्मेट ही करवा दूं, और मैंने फॉर्मेट आपको रटाना नहीं है, फॉर्मेट जो है वो मैंने क्रैम नहीं करवाना, फॉर्मेट मैंने समझाना है। कल की क्लास में अगर फॉर्मेट किया तो समझ जाइएगा, कल की क्लास के बिना हिमायत अब कोई भी पास्ट पेपर का सवाल कर लें आपसे हो जाएगा। मैं इवन आपको न्यूमेरिकल्स नहीं भी करवाऊंगा ना, तो आप विदाउट एनी गाइडेंस कल का फॉर्मेट समझने के बाद 70 से 80% न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स का कर सकते हैं, और विद इन एलोकेटेड टाइम। अगर एक न्यूमेरिकल करने में 30 मिनट लगते हैं ना, अगर आप कल का फॉर्मेट समझ के तमाम लॉजिक्स जो मैंने आज के लेक्चर में समझाएंगे अगर आप वो समझ गए हैं ना, तो यकीन माने आप अगर कोई सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल 30 मिनट में होने वाला है, आप 25 मिनट में करने के काबिल हो जाएंगे। बिकॉज इससे आसान, इससे ज्यादा एलिब्रेटेड सेल्स टैक्स नहीं हो सकता। मैंने एक लाइन भी नहीं छोड़ी, ऑल्सो दिस इज अ फास्ट ट्रैक काइंड ऑफ थिंग, बट मैंने एक लाइन भी नहीं छोड़ी। इतना डिटेल्स में जितना पढ़ाता हूँ वहां पे मैंने वो यहाँ पे किया है, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि इसमें 30 नंबर आते हैं। आगे मैं शायद थोड़ी चीजें स्मार्ट वे में करूंगा, बट ये मैंने फुल डिटेल्ड करवाया है बिकॉज ये 30 नंबर।
मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी, सॉरी।